जब मैं लगभग 17 वर्ष की थी तो मेरी माँ और मैं अमेरिका के एक बड़े शहर में चली गईं। जो कुछ हुआ उसके कारण मैं उस शहर का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन यह एक ऐसा शहर है जिससे ज़्यादातर लोग परिचित हैं। वैसे भी हम अपना नया जीवन शुरू करने के लिए इस शहर में चले आए थे, क्योंकि मेरी माँ ने एक व्यवसाय खरीदा था और फिर उसे बढ़ना भी था। स्वामित्व का मतलब यह था कि मुझे दूसरे स्कूल में दाखिला भी करवाना होगा, जो कि इस कदम का सबसे कठिन हिस्सा था। अपने लंबे समय के दोस्तों को अलविदा कहना, आपके हाई स्कूल के वर्षों के उन सभी सुपर हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ। मुझे नहीं पता था कि स्कूल का आखिरी दिन आ गया है। मैंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और फिर अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही मैंने स्कूल बदला, मैं पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई। मैं एक मिलनसार लड़की थी जो अपने दोस्तों से प्यार करती थी, लेकिन मैं कभी कभार ही रह जाती थी। मैं दोपहर के भोजन के समय अकेले बैठती थी। स्कूल ठीक था, लेकिन यहां मेरे पुराने स्कूल जैसा कुछ नहीं था। मैंने कुछ परिचित बनाए थे, लेकिन किसी से भी मुझे वास्तव में अपने अन्य दोस्तों की तरह बात करने में आनंद नहीं आया। उस दिन मैं दोपहर के भोजन के समय अकेले ही खाना खा रही थी। तभी अचानक एक लड़के ने मेरे साथ बैठने का फैसला किया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपना परिचय डेव के रूप में दिया और पूछा कि क्या वह मेरे साथ बैठ सकता है। मैंने उसे हाँ कहा और उसने अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह भी एक नया छात्र था। हमने दोपहर का भोजन खत्म होने तक एक दूसरे से बात की। वह मुझे मेरी कक्षा में ले गया था, जो मुझे विचारशील लगा। यह कहना सुरक्षित है कि मुझे बहुत ही भरोसेमंद लगा। जितना अधिक हमने बात की, उसकी रुचियां समान थीं और यहां तक कि एक जैसी भी। पारिवारिक मुद्दों पर वह बहुत अच्छा लग रहा था और वह थोड़ा हटकर था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि यह सच्चाई से बहुत दूर होगा। एक दिन अचानक डेव ने मुझे टेक्स्ट करके कुछ अजीब बात के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं इसका उत्तर देने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूं, जिस पर उन्होंने तुरंत माफी मांगी और विषय बदल दिया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उन्होंने इस विषय को लगातार उठाया, भले ही मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जहां मैंने न करने का फैसला किया। उससे तभी मना कर देती जब उसने मुझे सबसे पहले मैसेज किया था। यही प्रक्रिया तब भी लागू हुई जब उसने स्कूल में मुझसे संपर्क किया। आखिरकार दिन बीत गए और किसी कारण से मैंने डेव को स्कूल में नहीं देखा। मैंने मान लिया कि वह टेक्स्ट उससे मिल गया है, हालांकि मैं पूरी तरह से गलत थी। अगली रात मैं घर पर अपने कंप्यूटर पर साइंस के लिए एक प्रोजेक्ट कर रही थी। तभी मैंने अपनी खिड़की से कुछ टकराने की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकड़ मेरी खिड़की से टकरा रहा हो। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने मान लिया कि शायद हवा के कारण मिट्टी उड़ रही है, हालांकि ऐसा दूसरी बार हुआ, इस बार बहुत जोर से। मैं अपने बिस्तर से उठी और खिड़की के पास गई और वहां कोई व्यक्ति बैठा था जो बिल्कुल डेव की तरह लग रहा था। उसने अपनी हुडी पहनी हुई थी और जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे एक घबराहट भरी मुस्कान दी। जब मैंने उसे देखा तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपनी माँ को जगाने के लिए उनके कमरे की ओर भागी। मेरी माँ उस प्रकार की व्यक्ति है जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया तो वह उचित रूप से नाराज़ थी कि मेरे पिताजी घर पर क्यों नहीं हैं। ये एक अलग कहानी है, लेकिन मेरी माँ अपने जूते पहनती है और बेसबॉल बैट लेकर घर से बाहर जाती है और कहती है कि जो कोई भी यहाँ है वह चला जाए, अन्यथा वह संकोच नहीं करेगी। मेरी माँ एक योद्धा है और किसी के भी बकवास को बर्दाश्त नहीं करती। वो घंटों बाद आखिरकार मुझे गले लगाते हुए वापस अंदर आईं और जो कोई भी था वह चला गया। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस को कॉल करना अभी भी सुरक्षित लगता है और वे हमारी जानकारी ले लेते हैं। हमारी मोशन सेंसर लाइट काम नहीं कर रही थी, इसलिए जब कोई हमारे घर के बाहर था तो यह मेरी माँ को सचेत नहीं कर सका। मेरी माँ ने मुझे एक सप्ताह के लिए स्कूल जाने से मना कर दिया। स्कूल ने डेव के साथ स्थिति को सुलझा लिया। पता चला कि डेव पिछले 1 साल से स्कूल के अंदर बाहर आ रहा था और बिल्कुल भी नया छात्र नहीं था। उसे ऐसे कारणों से कई बार वार्न किया गया था। ये एक रहस्य है कि आखिरकार उसे मेरा घर का पता कैसे मिला, और स्पष्ट रूप से मैं जानना नहीं चाहती। मेरा सबसे अच्छा अनुमान यह है कि वह किसी तरह मेरे घर तक पीछा कर रहा था।
या वह मुझे किसी भी तरह से ट्रैक करने में कामयाब रहा। यह शायद मेरे लिए अब तक का सबसे डरावना स्टॉकर अनुभव होगा। मैं डेव को 1 महीने से भी नहीं जानती थी और पहले ही कुछ हो चुका होता तो मैं अब भी समय समय पर इस घटना के बारे में सोचती हूँ और बस यही चाहती हूँ कि कुछ सप्ताह बाद मैं अपने पुराने स्कूल में वापस आ जाऊँ। मैं दूसरे स्कूल में चली गई। यह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे की तुलना में से बेहतर है। अब मैं सोशल मीडिया और आउटिंग से दूर रहने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी भ्रमित हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं डेव को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी और न ही देखना चाहूंगी। मैं चैनल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। यह एक डरावनी और दुखद कहानी की तरह है, लेकिन यह ऐसी कहानी है जो इतने सालों बाद भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि यह आपके साथ साझा करने लायक है। तो 10वीं कक्षा की शुरुआत में कैलब नाम का एक नया बच्चा हमारे स्कूल में शामिल हुआ और हम दोनों एक ही क्लास के थे। आप तुरंत बता सकते हैं कि क्लब वास्तव में अजीब था। सामाजिक रूप से बहुत अजीब और असामान्य था, लेकिन वह ज्यादातर अपने तक ही सीमित रहता था। उसके डिफेंसिव व्यवहार से कोई भी वास्तव में उसके साथ खिलवाड़ नहीं करता था। साथ ही वह एक तरह से इतना अजीब भी नहीं है। उसने कपड़े नहीं पहने थे या उसकी ऐसी गंध नहीं थी जैसे उसने नोटिस नहीं किया था कि उसके बारे में कुछ भी गलत था, जब तक कि आप वास्तव में उसके आसपास समय नहीं बिताते थे। फुसफुसाने वाली उसकी यह बहुत ही खौफनाक आदत थी और मैंने इसे 1 से अधिक बार करीब से देखा। मेरी होम रूम सीट कैलब के सामने दाहिनी ओर थी, जिसका अर्थ है कि मैं अपने बाएं कंधे पर नजर डाल सकता था और उसे वहीं देख सकता था। इसलिए इस बार हम होम रूम में थे, लेकिन कोई टीचर नहीं था। इसलिए हर कोई बात कर रहा था और कैलब को छोड़कर हर कोई बहुत जोर से बोल रहा था। कैलब बस वहां बैठकर कुछ पुरानी किताब पढ़ रहा था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, और ऐसा लग रहा था कि वह खुद से फुसफुसा रहा था। आप जानते हैं कि बच्चे कितने दयालु होते हैं। वे जो शब्द पढ़ रहे हैं उन्हें चुपचाप मुंह में दबाने के कारण, मुझे लगता है कि यह आदत के कारण है, या जो भी हो, मुझे लगा कि वह ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है या उसे शोर के कारण ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है। असामान्य व्यवहार, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि यह पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, कैलब तब भी खुद से फुसफुसाता रहता था जब वह पढ़ नहीं रहा था। मैंने उसे दालान में कुछ बार ऐसा करते हुए पकड़ा था, लेकिन मैं उसे इस बारे में या किसी भी चीज के बारे में बताना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने बस उसे रहने दिया। लेकिन फिर यह उस पॉइंट पर पहुंच गया जहां उसने होम रूम के शांत हिस्सों के दौरान कुछ बार ऐसा किया, जैसे कि जब मैम बात कर रहे थे, और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सभी ने इस बात को पकड़ लिया कि कैलब ने पहली बार खुद से फुसफुसाया था। शिक्षक ने वास्तव में घिसे पिटे तरीके से पूछा कि क्या वह कक्षा के साथ अपनी बात शेयर करना चाहता है। वह चुप हो गया और अपना सिर हिलाया। वह पूरी तरह से शांत था और यह उसी हरकत पर पहुंच गया जहां के आसपास हर कोई उसे फुसफुसाते हुए सुन सकता था, या वो कोशिश कर रहा था किसी चीज पर काम करने के लिए। मुझे याद नहीं है कि यह क्या था, लेकिन फुसफुसाहट निश्चित रूप से परेशान करने वाली। इसलिए अंत में किसी ने कहा, डूड, अब तू चुप हो जा। सभी ने हंसी रोक दी और शिक्षक ने हमें शांत रहने और काम करने के लिए कहा, ताकि बस एक ही काम हो सके, और सब वहीं खत्म हो गया। यह कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी कभी कैलब खुद को रोक नहीं पाता था और किसी अजीब समय पर फुसफुसाना शुरू कर देता था। तीसरी बार जब उसने होमरूम में ऐसा किया था, तो कम से कम तीसरी बार मैंने इसे फिर से देखा था। वास्तव में किसी ने देखा था और स्नैप किया और उससे पूछा कि वह किस पर फुसफुसा रहा था। यहां तक कि हमारे होमरूम शिक्षक को उस समय तक इस छोटे से मुद्दे के बारे में पता था, इसलिए उसने टकराव को बढ़ने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की। वह मूल रूप से बच्चे को पीछे हटने के लिए कहती है और कैलब को फुसफुसाना बंद करने के लिए कहती है। लेकिन फिर कैलब और उस बच्चे की ओर एक तरह का ठहराव आ जाता है जिसने उससे पूछा था, और उसने कहा, मेरी माँ। बच्चे के उत्तर से हंसी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल ऐसा था। तुझे तेरी मम्मी की याद आ रही है, और उसका मजाक उड़ाने लगे, और हमारे शिक्षक तुरंत बीच में आते हैं और सभी को चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर से कैलब हफ्तों और हफ्तों तक फुसफुसाहट के ऊपर एक भी शब्द न कहने के बाद भी चुप नहीं होता है।
वह अचानक खुद को सभी बात बताने लगा जो उसने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कही थी। शायद कक्षा उस समय हंसी नहीं थी और किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सब शुक्रवार को था और फिर जब हम सोमवार को स्कूल वापस आए तो क्रीपी कैलब गायब हो गया था। उन्होंने उसे इतनी जल्दी से कक्षा से बाहर निकाला कि आप उस सोमवार की सुबह अभी भी एक छाया देख सकते थे। हम सामान्य रूप से इससे उबर गए और मैंने बस इतना कहा कि क्रीपी कैलब भगवान तुम्हें शांति दे। लगभग एक सप्ताह या उसके बाद मैं और मेरा परिवार मेरी बड़ी बहन के घर के लिए गाड़ी में थे। मेरी बहन और उसके पति की शादी को कुछ साल हो गए थे और वह शहर के दूसरे हिस्से में इस बड़े अस्पताल में मनोचिकित्सक थे। इसलिए वे इस शानदार घर में रहते थे जहां हम जितनी बार जा सकते थे जाने का आनंद लेते थे। मेरा जीजा एक अच्छा लड़का था और कभी कभी डिनर के दौरान हमारे साथ कुछ केसेस के कुछ बातों पर चर्चा करते थे। ये बहुत विस्तृत नहीं था, उन्होंने उन लोगों के नाम नहीं बताए। ये सब सिर्फ उनके काम की बातचीत थी और मैं किसी भी तरह से इसमें से किसी को भी मुश्किल से समझ पाता था। इसलिए मैं आमतौर पर बस बाहर चला जाता था और अपना काम करता। कुछ ही वक्त पहले खौफनाक कैलब को कक्षा से बाहर निकाला गया और जिन मरीजों का वह उल्लेख कर रहा था उनमें से एक अचानक बहुत परिचित लगने लगा। मेरे जीजाजी इस बारे में बात कर रहे थे कि कभी कभी उनका काम कितना कठिन होता है और मुझे लगता है कि उसे अपनी छुट्टी के दिनों में तनाव मुक्त होने के लिए समय निकालना पड़ता है। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने उससे पूछा था कि ऐसा क्या था जिससे वह इतना तनावग्रस्त हो गया था, क्योंकि मैंने मान लिया था कि यह सब अमीर लोगों का एक समूह था जो उन्हें भारी डॉलर की रकम के लिए अपनी समस्याएं पूछ रहा था। लेकिन फिर मेरे जीजा इस बारे में बात करना शुरू कर देता है कि वे युवा लोग हैं जिनकी कहानियां वास्तव में उन तक पहुंच सकती हैं। हम सभी ध्यान से सुन रहे हैं जबकि मेरे जीजा जी एक बच्चे के बारे में यह बहुत दुखद कहानी सुनाना शुरू करते हैं जो अपनी माँ के पास जाकर अपनी जान ले लेता है। ऐसा नहीं है कि उसे उसका शरीर या ऐसा कुछ मिला, मेरा मतलब है कि वह अंदर चला गया और उसके सिर पर बंदूक थी और जब उसने ट्रिगर दबाया तो उनकी आंखें बंद थीं और इससे बच्चा जीवन भर के लिए बर्बाद हो गया। हम सभी स्पष्ट रूप से मेरे जीजा से बंधे हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बच्चे की प्रगति में गंभीर रुकावट के कारण स्कूल से बाहर निकालना पड़ा तो मेरे कान जलने लगे। मेरे पिता ने पूछा कि किस तरह का झटका, और मेरे जीजा ने इसी बारे में कुछ बताया को सिजोफ्रेनिया और विशेष रूप से उस बच्चे के बारे में कुछ जो खुद से फुसफुसाता है। मां कहती है कि जब तक फुसफुसाहट वाली बात सामने आई तब तक मैं चादर की तरह सफेद हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद मैंने धीरे से कहा कि बच्चे का नाम क्या है? ये कैलब था। मेरे जीजाजी रुक गए जब वह कहते हैं कि नहीं, यह कैलब नहीं था, तो यह एक स्पष्ट झूठ था और मैंने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि वह वास्तव में कैलब के बारे में बात कर रहा था। लेकिन तथ्य यह है कि वह रात के खाने के बाद मुझे एक तरफ ले गया था मुझसे बात करने के लिए। मैं अपना मुंह बंद रखने का वादा करता हूं, लेकिन बच्चे के बारे में खबर अन्य तरीकों से बाहर आई। मैंने अपने जीजाजी से वादा किया था कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अच्छा है। आधा शहर किसी न किसी तरह से बच्चों के इलाज में शामिल था और अफवाहें जंगल की आग से भी तेजी से फैलती हैं। हमारे जैसे शहरों में कैलब के बारे में सच्चाई सुनना इतना बुरा था कि उसके होम रूम क्लास में किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की। जब हमें पता चला कि यह बहुत ही कच्ची बात थी जो मजाक किया गया और कुछ इतना भयानक था कि यह बच्चा लाइफ और हमसे पूरी तरह टूट गया था। मैं वास्तव में इस पर ध्यान देने के लिए बहुत अज्ञानी और आत्मलीन हूं। मुझे नहीं पता कि कैलब की मां के मामले में घटनाओं का संस्करण कितना सच है, लेकिन क्या यह सच है अगर उसने अपने मिडिल स्कूल के छात्र के आते ही अपना सिर फोड़ लिया? वह क्या सोच रही थी और किस वजह ने उसके बच्चे को स्कूल में वापस भेज दिया जबकि वह स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार नहीं था? मुझे लगता है कि आप वहां बहुत सारे डरावने और क्रीपीपास्ता पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश स्किन वॉकर और काली आंखों वाले बच्चे और सामान हैं। ऐसा ही है, और आपकी कहानी उन एकमात्र लोगों में से एक है जो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में लोगों को परेशान करती हैं। मैं बहुत सी दुखद कहानियां जानता हूं। लोगों के माता पिता अचानक मर जाते हैं, लोग अपने पसंदीदा कॉलेजों को छोड़ देते हैं आदि। ये दुखद कहानियां हैं जिनमें से एक कैलब और उसके बारे में है।
माँ कुछ हद तक अलग और बहुत बुरी होती है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक बच्चे के लिए यह कैसा रहा होगा, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, जब उसने अपनी ही माँ को हिंसक आत्म प्रदत्त मौत मरते हुए देखा हो। और किसी चीज़ से प्रेतवाधित होने का यही मतलब है। कालेब अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह उसका भूत देख सकता है। और यह कोई मूर्खतापूर्ण कहानी नहीं है जो वास्तविक है। मुझे नहीं लगता कि केलब वास्तव में कोई भूत देख सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी उसके दिमाग में मौजूद है। उसका दिमाग उसकी आवाज़ को प्रतिध्वनित कर रहा होगा। एक खोपड़ी के चारों ओर घूमना और वापस बात करना निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से मदद कर सकता था। अगर वह मैं होता तो मैं अपनी माँ की आवाज़ सुनने के लिए कुछ भी करता, भले ही इससे मुझे पागल क्यों ना होना पड़े। ये घटना मेरे हाई स्कूल के जूनियर ईयर के दौरान हुई थी, इसलिए मैं उस समय लगभग 17 वर्ष का था। मैं उत्तरी कैरोलिना के एक बीच शहर में रहता था और मैं दिन की अपनी पहली कक्षा फिजिकल साइंस में था। हम अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे थे और तभी अचानक फायर अलार्म बजने लगे। सभी ने सोचा कि यह एक सामान्य फायर एंड ड्रिल है, इसलिए हमने बिल्डिंग को हमेशा की तरह खाली कर दिया। बाहर स्टाफ मेंबर्स ने हमें इमारत से दूर जाने का निर्देश देना शुरू कर दिया और हमें पता चला कि वहां आग लग गई थी। स्कूल में बॉम्ब होने के रिस्क के कारण हम 6 घंटे तक बाहर फुटबॉल मैदान में रहे, जबकि कानून प्रवर्तन ने कुत्तों को बुलाया और इमारत में हर एक किताब की खोज की। हर कोई गंभीर रूप से धूप से झुलस गया था, क्योंकि यह वसंत ऋतु के आसपास था। जब यह हुआ तो यह वास्तव में था। यहाँ उत्तरी कैरोलिना में बहुत गर्मी थी। जब वे हमारे लिए दोपहर का लंच लेकर आए तो ये जमे हुए हैम और पनीर सैंडविच थे और वे ठोस रूप से फ्रोजन थे। लेकिन उस दिन बर्खास्तगी से कुछ समय पहले हम सभी को बिल्डिंग में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई। मुझे पता है कि यह कहानी इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन यह वास्तव में तब होता है जब आप सोचते हैं कि आपके स्कूल के अंदर एक बम है और हर किसी की सुरक्षा खतरे में है। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप में से कोई भी आपके भविष्य के बच्चों को कभी भी उसी स्तर के तनाव से नहीं गुजरना पड़ेगा।